गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस ओपन पेज नंबर 120। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23 ग्रोइंग फूड, है ना। फूड जो हम अनाज खाते हैं वो कैसे ग्रो होता है, कैसे उगता है, उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सोर्स ऑफ फूड. Farmers grow crops and raise animals. Some farmers produce certain kinds of crops such as cereals, pulse, sugarcane, tea, spices, fruits and vegetables. Some farmers run dairy farms, piggeries or sheep farms. Agriculture is the process of growing food crops and rearing animals. Cultivation of food crops is essential for our survival. Not all farmers have their own land. Some of them take land on lease from a jamidar or landlord. A part of the produce is given to him a royalty. तो पौधे और जानवर जो हैं वो क्या हैं, खाने के स्रोत हैं, है ना। फसलें और जो किसान होते हैं वो फसलों को उगाते हैं और जानवरों को पालते हैं, है ना। सम फार्मर्स कुछ किसान कुछ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, जैसे अनाज, दालें, गन्ना, चाय, मसाले, फल और सब्जियां। कुछ किसान डेयरी फार्म्स और पिगरीज और शिप फार्म्स भी चलाते हैं। और कृषि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फसलें उगाई जाती हैं और जानवरों को पाला जाता है। कृषि में कृषि करना मीन्स फसलें उगाना जिनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। ये हमें अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है ना। यदि हम फसलें नहीं होंगी तो हमें अनाज नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या, है ना। तो इसलिए कृषि बहुत ज़रूरी है। कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती है, तो क्या करते हैं, ये ज़मींदार या जो मकान ज़मीन का जो मालिक होता है उससे ज़मीन को लीज़ पर लेते हैं और इसमें जो उपज होती है उसका एक हिस्सा वो रॉयल्टी के रूप में उसे देते हैं। अब हम देखते हैं क्रॉप कल्टीवेशन मीन्स फसल की खेती कैसे होती है। तो ग्रोइंग ऑफ फूड इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ प्रोसेस लाइक प्रिपेयरिंग द सॉइल, सोइंग सीड्स, अप्लाइंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इरिगेटिंग द फील्ड्स, हार्वेस्टिंग द क्रॉप एंड द ट्रांसपोर्टिंग इट टू प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो खेती होती है या जो अनाज को उगाया जाता है उसकी कुछ प्रोसेस हैं। उसमें पहला आता है मिट्टी को तैयार करना, है ना। फिर उसमें बीज को बोना और फिर उसमें खाद फर्टिलाइजर्स देना, उसकी सिंचाई करना, फिर फसल को काटना और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, है ना। तो ये सारी प्रोसेस क्रॉप कल्टीवेशन के अंतर्गत आती हैं। द फर्स्ट एसेंशियल स्टेज फॉर कल्टीवेटिंग एंड एनी क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. Plugs made of wood and iron that driven by animals are used to plug the fields. A plug is a tool which digs the soil with its metal blade. Nowadays, farmers use tractors to plug their fields. Furrows are made in the soil with plugs. When the soil is ready, seeds are sown. Today, seeds are sown using seed drills. This is called sowing. The plants begin to grow within a few weeks. They need adequate quantity of water, sunlight and air. Seedling of some crops like paddy needs to be transformed to another fields after some time. This is called transplantation.
तो खेती की सबसे पहली स्टेज क्या है? मिट्टी को खेती के लिए तैयार करना, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, लकड़ी या लोहे के कुछ टूल्स होते हैं, उनके द्वारा ज़मीन को खोदा जाता है, या जानवरों का उपयोग करके भी खेत की जुताई की जाती है। इसमें कुछ धातु के बने हुए टूल्स यूज़ किए जाते हैं और ज़मीन में गड्ढा किया जाता है। आज के समय में किसान ट्रैक्टर, ये देखिए इस प्रकार से ट्रैक्टर का यूज़ करके अपनी ज़मीन की जुताई करते हैं। और फिर जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो इसमें बीज डाले जाते हैं, है ना। तो जब बीज बोए जाते हैं, इस प्रोसेस को सोइंग कहा जाता है। धीरे धीरे प्लांट जो होते हैं कुछ ही हफ्तों में बढ़ना शुरू कर देते हैं, और इन्हें अच्छी तरह से बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, सूर्य का प्रकाश और हवा की ज़रूरत होती है। कुछ पौधे जैसे कि चावल के जो पौधे होते हैं, इन्हें कुछ समय बाद दूसरे खेत में ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होती है, और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। फिर आता है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब खाद और उर्वरक। मैन्योर्स इज़ द नेचुरल सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर एंड एनिमल वेस्ट। जो खाद होती है यह प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो मृत क्षय पदार्थों और जानवरों के अपशिष्ट से बनता है। इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स अ प्लांट नीड्स टू ग्रो वेल। और ये जो मैन्योर्स होते हैं ये प्लांट को बढ़ने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। Fertilizers are commercially produced plant nutrients. They are used to increase the fertility of soil. They supply nitrogen, phosphorus, and potassium salts for better yield of agriculture products. If applied in large quantities, they may spoil the plant. तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये व्यावसायिक रूप से पौधों को पोषण देते हैं और ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे लवण होते हैं जो खेती को बढ़ाते हैं, कृषि को बढ़ाते हैं, और इनकी यदि बहुत अधिक मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में इन्हें यूज़ किया जाता है तो ये मिट्टी को या पौधों को ख़राब भी कर सकते हैं। फिर आता है इरिगेशन मीन्स सिंचाई। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। मीन्स पौधों, फसलों में पानी देना, है ना, इसे क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। इट प्रिमिटिव times farmers mainly depend on rainwater for growing crops. Today modern irrigation facilities such as wells, pumps, water wheels, sprinkles and canals are being used by farmers. Canals are dug to provide water to the fields. A water pump is a machine that is used for drawing up underground water. तो पहले के समय में किसान जो है अपने फसलों की ग्रो करने के लिए बारिश के पानी पर ही डिपेंड करता था, परंतु आज के समय में आधुनिक सिंचाई की सुविधाएं हैं जिसमें कुएं से, पंप से, वाटर व्हील से, स्प्रिंकल्स और कैनल्स मीन्स नहरों के यूज़ करके किसान अपनी फसलों को बढ़ाते हैं, है ना। और नहरें जो होती हैं इनके द्वारा खेतों में पानी पहुंचाया जाता है, और वाटर पंप ऐसी मशीन होती हैं जो भूमिगत जल को ऊपर खींचती हैं, है ना। फिर आता है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई करना। वंस द क्रॉप्स हैज़ matured, it is harvested. Harvesting means gathering of crops. It may be done either by hand with the sickle or with machines called harvesters.
The stems of wheat, paddy or maize plants are cut to make hay. Then the grains are separated from the chaff by threshing. This can be done manually or by machines. After that, grains are separated from husk. This process is called winnowing. Finally, the grains are packed in the sacks. एक बार फसल जो है जब पक जाती है तो उसे काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग, है ना। तो हार्वेस्टिंग जो होती है इसमें फसल को काटकर इकट्ठा किया जाता है और ये प्रोसेस जो है हाथों से भी करते हैं और मशीन के द्वारा, जिसे हार्वेस्टर मशीन कहते हैं, उसके द्वारा भी ये किया जाता है। इसमें जो जैसे गेहूं है, मक्का और धान, इनके जो तना होता है उसके प्लांट को इकट्ठा किया जाता है और फिर इन्हें अलग किया जाता है। इससे ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं, है ना। फिर ये भी मैनुअली या मशीन से होती है ये प्रोसेस। इसके बाद अनाज में भूसा होता है जो, उसे अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को विनोविंग कहते हैं। और लास्ट में जो अनाज साफ़ हो जाता है, मीन्स उससे भूसा अलग हो जाता है, तो उसे बोरे में, ये बोरियां जो होती हैं उनमें पैक कर दिया जाता है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अब जो अनाज प्राप्त हुआ है उसको स्टोर करना, उसका भंडारण करना, है ना। स्टोरेज मीन्स कीपिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप्स टिल दे आर टेकन टू द कंज्यूमर। Grains can be stored in clay pots and woven baskets. Cemented halls called godowns. तो जब फसल कट जाती है तो जब तक उसे कंज्यूमर नहीं ले लेता तो उसको क्या करना पड़ता है? भंडार करके, स्टोर करके रखना पड़ता है। और ये जो अनाज होता है इसे मिट्टी के बर्तनों में और बुनी हुई जो बास्केट होती हैं उनमें और सीमेंट के बड़े हॉल होते हैं जिन्हें गोडाउन कहा जाता है, वहाँ पर रखते हैं। Grains such as wheat and maize cannot be eaten in the raw form. They are sent to flour mills where they are ground into flour. This flour is then bought by the consumer. The flour is kneaded into doughs to make to make chapatis, puris, etc. Similarly, rice made by use for making biryani, idli, dosa, etc. तो कुछ अनाज जैसे गेहूँ, मक्का होता है, इन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, है ना। तो ये इन्हें कहाँ भेजा जाता है? फ्लोर मिल्स में, जहाँ पर इनका आटा बनाया जाता है और फिर कंज्यूमर इस आटे को खरीदते हैं और उससे चपाती, पूड़ी आदि बनाते हैं। और इसी प्रकार से जो चावल होता है उससे बिरयानी, इडली, डोसा आदि बनाए जाते हैं। फिर है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मीन्स निर्वाह के लिए खेती, मीन्स स्वयं अपने बस यूज़ के लिए खेती करना। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ फार्मर ग्रो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स सफिशिएंट टू मेंटेन हिज फैमिली. He markets a small surplus if there is any. The farmer uses few modern tools and implements. तो इस प्रकार की जो खेती होती है इसमें किसान कई प्रकार के फसलें उगाता है और वह बहुत कम मात्रा में उगाता है, इतना कि उसमें जिससे में उसके परिवार का निर्वाह हो जाए। और यदि फिर कुछ मटेरियल या अनाज बचता है तो वो उसे मार्केट में बेचता है और इसके लिए वह कुछ मॉडर्न टूल्स का यूज़ करता है। ठीक है। फिर है चेंजिंग क्रॉप्स ग्रोन इन सम एरियाज।
तो कुछ क्षेत्रों में क्रॉप्स को चेंज करके उगाया जाता है। इन सम एरियाज डिफरेंट वेज टू ग्रोइंग क्रॉप्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड्स। कुछ क्षेत्रों में विभिन्न तरीके से फसलों को उगाया जाता है। जैसे पहला है मिक्स्ड क्रॉप्स मीन्स मिश्रित फसलें। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग 2 और मोर क्रॉप्स आर शोन एट द सेम टाइम। इस प्रकार की जो खेती होती है उसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही समय में उगाया जाता है। द प्रोडक्ट्स एंड रिफ्यूज from one crops plants help in the growing of other crops plant and vice versa। इसमें क्या होता है, यदि एक फसल खराब हो रही है तो दूसरे प्लांट उसको ग्रो करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल वीट, मस्टर्ड और ग्राउंडनट और सनफ्लावर। ठीक है, फिर आता है इंटरक्रॉपिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन simultaneously on the same field in a definite pattern. It is practiced in highly dense populated areas। इंटरक्रॉपिंग जो होती है इसमें इस टाइप की जो खेती होती है उसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को साइमल्टेनियसली एक ही खेत में अलग डिफरेंट पैटर्न में उगाया जाता है। और ये इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। क्रॉप रोटेशन फसल चक्रण। व्हेन 2 क्रॉप्स आर ग्रोन वन आफ्टर अनदर इट इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। मतलब एक फसल इसमें क्या होता है, 2 फसल्स आर ग्रोन वन आफ्टर अनदर, इसमें 2 फसलें एक के बाद एक उगाई जाती हैं और इसी कारण से इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट एंड अफेक्ट सॉइल बैलेंस डिफरेंटली। अलग अलग फसलों को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से इनमें सॉइल का जो बैलेंस है, जो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस है सॉइल में, मिट्टी में, वो बना रहता है। बाय रोटेशन ऑफ क्रॉप्स द न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ऑफ सॉइल कैन बी मेंटेन। और इस प्रकार से मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं फसलों के ये रोटेशन से बने रहते हैं। क्रॉप्स लाइक बीन्स एंड पीस आर ग्रोन टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कुछ फसलें जैसे कि बीन्स और पीस, मटर, ये ऐसी फसलें हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए की जाती हैं, इनकी फसलें उगाई जाती हैं। सच लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी। कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन को ठीक रखने में सक्षम होती हैं और इस प्रकार ये मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरता को बढ़ाती हैं। फिर देखते हैं ग्रेन बीइंग स्पॉइल्ड इन स्टोरेज। मतलब कि जो अनाज है वो भंडारण में ख़राब कैसे हो जाता है। फॉर फ्यूचर यूज़ ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन एयर कंडीशन cemented godowns, clay pots or woven baskets. In villages, grains are stored in small clay cottages. Often storage losses in agricultural produce can be very high. These losses are due to attack by insects, rodents, fungi, mites and bacteria. तो भविष्य में अनाज का उपयोग करने के लिए इसे क्ले पॉट में और बुनी हुई बास्केट में पैक करके सीमेंटेड गोडाउन में एयर टाइट करके रखा जाता है। और गांव में क्या करते हैं किसान, इन्हें छोटे मिट्टी के जो कॉटेज होते हैं उनमें अनाज का भंडारण करते हैं। अक्सर अनाज जो स्टोर किया जाता है वो ख़राब भी हो जाता है और यह कृषि का बहुत नुकसान होता है इसमें।
और ये जो है इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी, मीज, बैक्टीरिया, इनके कारण ये अनाज को ख़राब कर देते हैं। Preventive measures should be taken before storing grains. Grains should be properly dried in sunlight before storing. Fumigation using chemicals which can kill pests in another preventive measure बिफोर स्टोरिंग ग्रेन्स। तो अनाज को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से उसको प्रिवेंट करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में उसको अच्छे से सुखाना चाहिए और कुछ केमिकल्स का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि अनाज को हम अच्छी तरह से सुरक्षित करके रख सकें, है ना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ये कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।